तैयार हो जाइए एक बड़े एक्शन पैक दिन के लिए जहां पर दुनिया भर के बाजारों से बेहद मजबूती के संकेत। फेड की मीटिंग खत्म, आज वीकली एक्सपायरी और पूरे एक्शन में लौटते हुए बाजार दमदार शुरुआत के लिए तैयार। बड़े गैप से खुलने के बाद कैसा रहेगा एक्शन और कहां होगी आज आपकी कमाई, इस पर एक खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। बाजार में तो भरपूर एक्शन आपको आने भी वाला है, वीकली एक्सपायरी भी है, पर बाजार बंद होने के बाद जबरदस्त एक्शन आज होने वाले हैं। बंद होने के पहले हो जाएगा दीप, यही तो चक्कर है। आज 2 बजे से मैच है और आज तो हम होस्ट हैं। आज 1.5 घंटे पहले बंद हो जाएगा क्या ऐसा हो तो मजा ही आता है। होस्ट भी हम हैं, होस्ट भी हम हैं। बिल्कुल। मुंबई में वानखेड़े में मैच हो रहा है। कल वानखेड़े में एक और इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया तो भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर, उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है और कल एक बड़ा ओकेजन था और कल ही ये हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही जाके देखा। बिल्कुल, आज पूरा इरादा है। वैसे आज हम ब्लू में हैं तो पूरी तरह से हम टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ब्लू, मैं और दीप दोनों ही एकदम ब्लू सूट में सपोर्ट में। लेकिन दीप बड़ी तरीके से जीतने के लिए इतना सपोर्ट काफी नहीं है, हाँ, ज्यादा थोड़ा और ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, आपका चाहिए? बिल्कुल, मेरा सपोर्ट है और मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि मेरा किस तरह का सपोर्ट है। लेकिन हाँ, मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। 8:30 बजे किस तरह से सपोर्ट दूंगा। ठीक है सर, डन, जानेंगे आपसे वो भी। बट आज पूरा का पूरा क्रिकेट पर तो हमारा फोकस है। उससे पहले थोड़ा मार्केट का एक्शन भी निकालना है, पूरा ट्रेडिंग दिन निकालना है, वीकली एक्सपायरी है। पहले तो बताएं सर आज के ट्रिगर। ट्रिगर आज ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 नहीं, पूरे 8 ट्रिगर है। 4 बाहर से और 4 हमारे अपने भी। अमेरिका में लगातार दूसरी बार ब्याज दरें स्थिर रही है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। 5.5% पे जेरोमी पावेल साहब ने रखी है। इसके अलावा डाउ में और नेस्डेक दोनों में डबल सेंचुरी लगी है, बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 4.7% के आसपास 20 बेसिस पॉइंट घटकर आया है और साथ ही कच्चा तेल 1 महीने के निचले स्तरों पर $85 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स हैं जो कल रात अमेरिका से आते हुए दिखे हैं। अब आइए कुछ और ट्रिगर्स जिनके दम पर हम आज आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प और गोदरेज कंज्यूमर्स के अच्छे नंबर से ब्रिटानिया भी ठीक है। तो कल बाजार बंद होने के बाद एक टाटा स्टील को छोड़ दे जिसका एक्सीडेंट है, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी, बाकी नंबर्स ठीक है। आज टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइज, निफ्टी के 2 दिग्गज अपने नतीजे पेश करेंगे। डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टी समेत 8 वायदा कारोबार के ट्रेडर्स फेवरेट मिड कैप शेयरों के भी नतीजे पर आपको रखनी है नजर। तो ढेर सारा एक्शन दीप वहाँ पर भी होता हो। एक्शन तो आपको भरपूर बाजार में दिखने वाला है, क्रिकेट के पिच पे भी दिखेगा, मार्केट पर भी दिखेगा। बट मार्केट के पिच से जो बढ़िया संकेत आ रहे हैं अनिल जी, पहले एक बार उस पर नजर डालते हैं। 150 अंक ऊपर आपके लिए गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है सर, 19,200 के पार है। एशिया के बाजार में जबरदस्त तेजी, अमेरिकी फ्यूचर्स पॉजिटिव है। कल हैट्रिक लगी है अमेरिकी बाजारों में तेजी की। जरा समझाएं सर, ऐसा क्या कुछ देख लिया बाजार ने फेड पॉलिसी में जो इतना अच्छा मूड हो गया सबका? फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब के शब्द और हाव भाव ऐसा लगे कि थोड़े ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। थोड़े ठंडे, फाइनली। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा। और आपको याद हो कल हम एक ही बात बोल रहे थे कि फेड चेयरमैन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बॉन्ड मार्केट उनको बताएगी करना क्या है। हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट। वो हमेशा ये चाहेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा बॉन्ड मार्केट क्या करेगा। एग्जैक्टली। तो और नेचुरली वो होना भी चाहिए जी। बॉन्ड मार्केट अपने दिमाग से क्यों काम कर रहा है? जब अगर उसी को अपने ही दिमाग से काम करना है तो फेड की जरूरत क्या है? करेक्ट। फिर तो अगर ब्याज दरें वैसे ही डिसाइड होनी है तो फिर बॉन्ड मार्केट से ही हो जाए। करेक्ट। सेंट्रल बैंक की क्या जरूरत है डायरेक्शन देने की? तो ये जो बॉन्ड मार्केट में तेजी बनी, मतलब बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, बॉन्ड के प्राइसेस तो घटे हैं, बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी बनी थी 5% के ऊपर, वो फेड के थॉट प्रोसेस से अलग थी, जरूरत से ज़्यादा बनी। और इसीलिए कल उन्होंने जो कमेंट्री में जो जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक नोच सॉफ्ट थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बिल्कुल साफ कह दिया कि जाओ खेलो, कोई टेंशन नहीं है, अब मैं ब्याज दरें नहीं बढ़ाऊंगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिन शब्दों को उन्होंने सोच समझकर पसंद किया, उन शब्दों में साफ तौर पर यह संकेत आ रहा है कि भाइयों थोड़ा ठंडे हो जाओ, इतने बॉन्ड यील्ड्स 5% पे रखने की कोई जरूरत है नहीं, आप जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं। दूसरी मजे की बात यह, महंगाई को लेकर चिंता तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले नजर आ रही थी। वहां पर भी उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये क्या कि हाँ भाई आएगी, नीचे आएगी। इकोनॉमी की हालत को लेकर भी वो संतुष्ट दिखे। सो आई थिंक ओवरऑल जो फेड चेयरमैन का पॉलिसी के बाद जो भाषण का टोन था और जो शब्दों का चयन था वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाई ठीक है, इंतजार करेंगे। ऐसे कोई हड़बड़ी में, और कहीं भी उन्होंने खुल के ही नहीं बोला कि अभी हमें बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत है। देखेंगे आगे, डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे। वो तो हर सेंट्रल बैंक का हेड बोलेगा, डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे,
करेक्ट। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है, नहीं बढ़ेगी ये कहना गलत है, ये सबको पता है। दिक्कत कब होती जी, दिक्कत कब होती जब वो साफ साफ बोल देते कि अगली दिसंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़नी है। हाँ, ऐसा उन्होंने कुछ खास संकेत दिया नहीं है। तो अब दीप अगर देखिए, अगर दिसंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं बढ़ती है और पहले इस मीटिंग के पहले 30% नहीं 20% लोग 30% लोग मान रहे थे कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेगी। इस मीटिंग के बाद उनकी संख्या घटकर 20% रह गई और कम हो गए। तो इसका मतलब अब लोग कहीं कहीं ये भी मान रहे कि एक पोज दिसंबर में भी बना रह सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 पॉलिसी में से सिर्फ एक पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ी, 3 में अगर दिसंबर को भी गिन ले तो 3 में आपका पोज है। तो कहीं न कहीं अमेरिका का फेड पोज की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। अब ब्याज दरें बढ़ाने के लिए इतना उतावला नहीं हो रहा। राइट, ये अमेरिकी बाजारों ने संकेत पड़ा है। पूरे एक सेंटेंस में अगर मैं समझूं तो अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाने के लिए उतावला नहीं है, महंगाई को लेकर हड़बड़ा नहीं रहा, हाँ, इंतजार करने के मूड में, समय देने के मूड में, और उन्हें लगता है कि समय देने से काम हो जाएगा। ठीक है, हमने ओवरडोज दिया है दवा का, उसके बावजूद पेशेंट थोड़ा रिएक्ट लेट कर रहा है, जल्दी से नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा, ये भरोसा कल थोड़ा सा फेड चेयरमैन की कमेंट्री में दिखा है और यही वजह उछल गए सारे के सारे। तो अब ट्रीटमेंट का असर बेसिकली उन्हें फाइनली दिख रहा है, ऐसा मान लें, और इसलिए शायद आक्रामक रुख अभी भी रखा है, बट शायद उतने आक्रामक नहीं रहे। कम आक्रामक है। दूसरी चीज दीप, इस मीटिंग के बाद एक बहुत बढ़िया चीज जो है अमेरिकी बाजारों में, वो ये कि डाउ फ्यूचर्स में शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत पिछले 2-3 दिन से बन रहे थे, पहली चीज। दूसरी, अगर कल गिर जाते तो वो आपका शॉर्ट टर्म बॉटम बनने का संकेत फेल हो जाता, तो एक वो कंफर्मेशन आ गई। दूसरी चीज जो हम पिछले शुक्रवार को बात कर रहे थे जब नई सीरीज की शुरुआत हुई थी, तब भी मैं यही कर रहा था कहीं कहीं 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड स्टॉप बना रहे हैं, 106-50 के आसपास डॉलर इंडेक्स स्टॉप बना रहा है, कच्चा तेल 97-98 के आसपास टॉप बना रहा है। तो वो संकेत सारे शॉर्ट टर्म टॉप बनने के जो 3 खतरे वाले हमारे सिग्नल हैं, इनके शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत कल कंफर्म हो गए। तो इसलिए अब बॉन्ड यील्ड आसानी से 5% के ऊपर वापस जाएगी नहीं, 107 के आसपास वापस से डॉलर इंडेक्स आसानी से जाएगा नहीं, और 98 का क्रूड आसानी से 107 अब जाएगा नहीं। तो आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि खतरा टल गया, लेकिन कंफर्ट है। और इस बीच में लड़ाई जिस तरह से इजराइल हमास के बीच में चल रही जोर से, इतने इंटेंसिटी के साथ रोज तो नहीं लड़ सकते जी। वीकेंड तक अगर समझो या 1-2 दिन आगे पीछे आपको कुछ और अच्छे संकेत आ जाए कि भाई ठीक है, जितना करना था कर दिया दोनों ने, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं, जिससे रशिया यूक्रेन टाइप हो जाएगा ना, अगर वो होने के संकेत आए तो वो थोड़े से और आपके लिए बेहतर हो जाए। सो आई थिंक ग्लोबली चीज़ें कल फेड चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बदली, और जो ज़्यादातर संकेत आप लेकर चलते हैं उन सारे संकेत से शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत है, और अमेरिकी बाजारों में शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत है सारे। आप देखिए, आपने पिछले हफ्ते 2 बार बोला था करेक्शन टेरिटरी में जाने की तैयारी में एकदम उसी लेवल से वहीं से घुमा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे रुककर वापस अमेरिकी बाजार ऊपर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये मजबूती थोड़ी बनी रहेगी ना। बिल्कुल। ये जो बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की आप बात करें, मुझे याद है कुछ दिन पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था जब 5% का स्तर आया था कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, 97-98 पर कच्चा तेल भी आया था, तब भी आपने कहा था थोड़ा ज्यादा हो गया, बॉन्ड यील्ड पर भी कहा था, और वहां से हमने देखा है अच्छी खासी गिरावट है। इनफैक्ट कच्चा तेल तो $10-12 गिर चुका है, वहां से बॉन्ड यील्ड भी आपकी 30 बेसिस पॉइंट से ज्यादा गिर चुकी है। एक बार देख लेते हैं पहले इस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई थी। अगर फॉर अ चेंज इन लेवल के पास शार्प हाइक आने के बाद में एक बार यहाँ पर रुकते हैं, जिसकी संभावना बन सकती है, तो अमेरिकी बाजार का जो कमजोर होना, 2-3 सेशन का जो होना करना है और जो इम्पैक्ट होना, वो एक बार के लिए आपका थम सकता है। क्योंकि कच्चा तेल भी आपका वही 93 के आसपास आके रुका है, पिछली बार 97-98 से घुमा था, 1-2 डॉलर और बढ़ जाए तो बढ़ जाए। सो आई थिंक आज ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में ऐसी जगह आ गए जहां से अमेरिकी बाजारों को, बॉन्ड यील्ड को, डॉलर इंडेक्स को, कच्चे तेल को घूमना है वापस ऊपर से नीचे की तरफ, तो परफेक्ट लेवल पर आ रहे हैं। परफेक्ट प्रेडिक्शन थी सर। बॉन्ड यील्ड गिरी, कच्चा तेल गिरा, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया और अमेरिकी बाजार भी नीचे से अच्छा घूम चुके हैं। तो वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो ऐसे हमें तो इंडियन मार्केट अभी तक सीख रहे हैं, अमेरिका की बात तो दूर की बात है। लेकिन क्या होता है कि रोज अगर आप इन्हीं डेटा को रोज गोल गोल के पीते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे देखते रहते हैं, तो आपको एक ठीक ठाक फेयर अंदाज लगने लगता है कि कहाँ से क्या चीज़ हो सकती है। तो और आप देखिए, शुक्रवार की बात थी मेरे ख्याल से, शुक्रवार से लगातार 3 दिन अमेरिकी बाजार बढ़िया हो गया और लगातार 3 दिन में
नील्स और डॉलर इंडेक्स दोनों धीरे धीरे करके नीचे आ गया। मेरी कलाकारी कम है, धन्यवाद जेरोमी पावेल साहब का, मान ली उन्होंने बात। उनकी वजह से अपने अंदाज लगाने से क्या होता है दीप, हम तो खाली डायरेक्शन देने की कोशिश कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन करने वालों को ज्यादा धन्यवाद बताने वाले से। बिल्कुल, तो चलिए मजा आ गया, बाजार का एक्शन आपका बढ़िया हो गया है और अच्छा मूड भी हो गया है। हमारे भी मूड थोड़ा अच्छा करिए अनिल जी। ये 2 दिन से चल क्या रहा है हमारे बाजार में? 2 दिन से ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। अच्छा, क्या कर जो 2 दिन पिछले 2 दिन में वो बढ़िया हुआ। देखो, मुझे कभी भी एक तरफा तेजी में ज्यादा वो डर लगता है, स्पेशली बड़ी इवेंट के पहले, फेड की बैठक के पहले अगर भारतीय बाजार नीचे रहे हैं 2 दिन की तेजी के बाद तो अच्छा है। आज जितना डाउ बढ़ा है उसके मुकाबले में तो हम ज्यादा बढ़ने को तैयार हैं। 150 पौने 200 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, करेक्ट? क्यों दिख रहा है? क्योंकि हल्के हैं, वीकली एक्सपायरी है, ज्यादातर लोग शॉर्ट्स पे गए हैं। कल और परसों 2 दिन में जितनी शुरुआत में शुक्रवार को और सोमवार को लॉन्ग पोजीशन बनी थी नई सीरीज की शुरुआत में, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई। लॉन्ग छूट गए, शॉर्ट बन गए ट्रेडर्स की तरफ से भी। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 15% के आसपास है, तो वहां पर भी स्कोप है। सो आई थिंक आज जो बड़ा गैप अप दिख रहा है उसमें तेजी करने वालों को क्रेडिट कम दीजिए, मंदी करने वालों को ज्यादा दीजिए। मंदी करने वाला ज्यादा दीजिए। हाँ, उन्हीं की वजह से बाजार ज्यादा गैप से खुल रहा है। हाँ, क्योंकि इसलिए आपको ध्यान है, कल हम ये बात कर रहे थे, देखिए दोनों तरफ से कहीं भी एक बड़ा मुंह आ सकता है। हमेशा ये मत सोचिए कि खराब आएगा, और इसीलिए लगातार अपने 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं कि फेड चेयरमैन के पास खराब बोलने के लिए कम है, अच्छा बोलने के लिए ज्यादा है, और उनको ये बताना मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं करोगे। ये चीज साइकोलॉजिकल है दीप, लेकिन ये है ना बड़े लोगों के साथ हमेशा होती है। तुम कौन, मैं डिसाइड करूंगा। ये जो भी पॉलिसी मेकर्स है वो हमेशा मार्केट उनसे आगे भागे, ये न पसंद है न गवारा है। हाँ, सही बात है, नहीं चलेगा मेरे, और राइटली सो। अगर जब पोज ही आ रहा है तो किस बात के भाई साहब आप बॉन्ड यील्ड बढ़ाए जा रहे हैं? करेक्ट, सही बात है। मैं कोई तो बेसिस होना चाहिए ना, या तो महंगाई के आंकड़े बहुत बढ़ के आ रहे हो, या ग्रोथ बहुत ही मजबूत आ रही हो, या फिर फेड से ये संकेत आ रहे हो कुछ भी नहीं, फिर भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़े जा रहे हैं। बॉन्ड्स में शॉर्ट टाइप, बॉन्ड्स में लॉन्ग ट्रैप हो गए थे तो बेचना शुरू किया, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए और बॉन्ड के दाम घट गए। करेक्ट सर। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल संकेत बढ़िया है। हमारे यहाँ जो गैप अप ओपनिंग जो बन रही है अच्छी हो रही है, वो बनती है ना। नहीं तो मैं जनरली अगर इतना नहीं होता तो मैं कहता कि इतनी में, हाँ 150 ना खुले, हम बंद हुए 19,900 के आसपास, सॉरी 19,000 के आसपास, 19,150 125 के आसपास, हाँ 125 150 100 150 पॉइंट खुल सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए ओपनिंग पर आपके व्यू लेंगे, उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी क्या खास है ये बताइए। आज की स्ट्रैटेजी में कुछ अच्छी खास चीजें पहले बता दूं। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, इन तीनों में मेरे पास शॉर्ट टर्म के टॉप बनने के संकेत मुझे साफ दिखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब इतने आसानी से हम इसको नहीं। दूसरी चीज जो पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे, वीकली मंथली एक्सपायरी के पहले, वापस दोहरा रहा हूँ, अब से लेकर दिवाली तक व्यू आपको पॉजिटिव रखना है। स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर मार्केट है। कल भी हम ये कह रहे थे जितना गैप से खुले उतना ज़्यादा उतना जल्दी खरीदिए। दिन के दौरान भी मौका मिलता है, ओपनिंग में भी मौका मिलता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको दिवाली तक रखनी है। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आने के भी पूरे आसार है। अगली लाइन जो दीप में बताऊंगा वो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी है, और इस लाइन की पूरी कमेंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जी। बैंकिंग शेयरों में लौटेगी मजबूती। फाइनली मूव आएगी अब यहाँ पर। इस बैठक के बाद बैंकिंग शेयर मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, निफ्टी को बढ़ाना 6 बैंक है निफ्टी में, तो बैंक्स मजबूत चाहिए, 35% वेटेज है। बिल्कुल राइट। सो मेरे ख्याल से अब बैंकिंग शेयरों में मजबूती लौटेगी, तो ये एक अच्छा संकेत है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और बढ़ गई, दूसरी बेस्ट लाइन है, यहाँ पर भी एक्शन बढ़ेगा। तीसरा, बड़े गैप से खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार करें, फंसे हुए ट्रेडर्स एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुक करेंगे। पहले सपोर्ट लेवल पे ले लेना है। पहले सपोर्ट कौन सा लेवल है वो पहला सपोर्ट लेवल? कौन सा है? 9:08। कहाँ खुलेगा वही तभी तो पता चलेगा ना कहाँ लेना है। अभी से कैसे बता दूं कितना गैप हो रहा है? जिस जगह खुलेगा वहां से किस लेवल पे लेना है, उसी वक्त ले लेना है, या वो 9:08 में जैसे मार्केट सेटल हो गया बता दूंगा मैं आपको। निफ्टी पे 18,850 18,950 करेगा, 18,850 19,050 नहीं 18,950, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। 18,850 18,950 42,300 42,500 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। 18,950 कर दीजिएगा इसमें। ऊपर की तरफ 19,250 19,350 ये पहला टारगेट बनेगा जहां जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, और बैंक निफ्टी 43,275 और ऊपर में 43,725 और 43,875 तक जाने का एक स्कोप दिखाता है। यानी कि यहाँ से भी बैंक निफ्टी में
ब्रॉडली 1000 पॉइंट की तेजी बन सकती है। 1000 पॉइंट अब लगा, मुझे लगा ये लेवल बोला तो आपका ध्यान इतना गया नहीं, तो इनका पॉइंट्स में बताता हूँ। 1000 पॉइंट तक की जगह बैंक निफ्टी में बन सकती है। ओके, तो मूव अच्छी बन सकती है। मुझे याद है सर 2-3 दिन से आप कह रहे हैं कि हमारे बाजार भी घूमने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब वही एग्जैक्टली किस दिन होता है वो अलग बात है, बट 2-3 दिन से अनिल जी के भी ये संकेत आ रहे हैं कि अब बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर है बाजार, एक बार देख लेते हैं इस पर भी क्या सलाह दी गई है। जितना ज्यादा कमजोर खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की स्टडी, उतना खरीदना है और अच्छे लेवल पे मिले बिल्कुल खरीदना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपका दिख रहा है 35 अंक नीचे, तो पहला सेंटेंस में बोलो, उसके बाद आपको जो एनालिसिस करना, जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। बिल्कुल, तो जितना नीचे खुले उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है, और वैसे एक्शन बाजार में भी हो रहा है सर। दीप, क्या होता है कि एक बार अगर आपने डायरेक्शन तय कर लिया ना कि मुझे करना क्या है, तो आपका 80% काम हो गया, फिर 20% काम क्या बचता है कि किस लेवल पे करना है। करेक्ट। तो मेन चीज है कि आप अपना डायरेक्शन क्लियर रखो, और डायरेक्शन इस सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक, दिवाली के बाद का भी मैं बार बार दिवाली बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि दिवाली के बाद बाजार बहुत मंदा हो जाएगा, गिर जाएगा। आप तो बार बार दिवाली बोल, अभी यहाँ से दिवाली तक की विजिबिलिटी है, बाद में और देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। सो तब तक आप व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिए। इसका मतलब नहीं कि कोई पता चला सब लोगों ने बोला सर आप तो बार बार बोल रहे थे दिवाली तक पॉजिटिव, दिवाली के दिन सारा जीरो पोर्टफोलियो। ये भी होता है। ऐसा नहीं है, दिवाली का ऐसा नहीं मंदी है, लेकिन दिवाली के बाद हम इलेक्शन रिजल्ट्स की तरफ फोकस करना शुरू करेंगे, तब देखेंगे मूड माहौल क्या होता है। अभी पॉजिटिव रहिए, आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक है सर, चलिए तो अभी तो मूड माहौल अच्छा रखिए, आगे देखेंगे क्या करना है। बताएं सर आज के संकेत। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज नेगेटिव एकमात्र आज का, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ पॉजिटिव, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल। तो 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव और 2 न्यूट्रल है। ठीक है, 18,925 19,000 जिसके आसपास आप बंद हुए, पहला सपोर्ट जोन आपके लिए यही है। इसके ठीक नीचे 18,835 18,900 आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह है। 19,050 19,125 ऊपरी लेवल है पहला, इस रेंज में कहीं कहीं खुलेंगे, खुलने के बाद देखेंगे और क्या कुछ होता है। 19,150 19,225 तक जाने की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखेगी। ठीक है सर, 42,500 42,600 यहाँ पर आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। 42,275 42,400 ये आपके लिए ऊपरी लेवल है जिस पर नजर रखनी है। 43,025 43,150 पहली ये रेंज है जहाँ तक आज जाने की कोशिश। एक बार तो दीप इस रेंज में कहीं कहीं हम पहुंचेंगे, आज दिखना चाहिए 43,000 प्लस एक बार बैंक निफ्टी दिखना चाहिए। आज मैं बैंक निफ्टी पर बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है। और कल हमने इंडसइंड बैंक खरीदारी की राय भी दी थी, और कल मैंने पर्पजली ये कहा था कि 1430 के आसपास आए तो और ऐड कीजिए, 1440 45 के आसपास दिया था। आज मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में भी जिन लोगों ने वो स्ट्रेटजी लगाई होगी उनका आज पैसा बन जाएगा। 43,350 43,550 ऊपरी जोन है जहाँ पर बिकवाली एक बार कर सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से। गॉट इट। चलिए तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के, और सारे बड़े जोन्स जो निकल कर आ रहे हैं। कल के डेटा को भी देखें सर, हालांकि पुट कॉल रेशियो निफ्टी का कम हुआ, बैंक निफ्टी का थोड़ा बढ़ा, और एफआईएस की पोजीशन भी हल्की बढ़कर आई है। 2 दिन 12% पर अटकी हुई थी, अब हल्की हल्की बढ़ रही है। 2% में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घटा, ये काम का है। यस, 10 बेसिस पॉइंट। बैंक निफ्टी का बढ़ा है, उसको कर दो आप इग्नोर। ओके, क्यों? कल वीकली एक्सपायरी होगी, हाई डेटा नहीं। आज अभी से बता दूं, बैंक निफ्टी एफएनओ डेटा इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। इतने हल्के हैं। हाँ, मैंने लिखे ही नहीं, आप ये देखो। अच्छा, खाली निफ्टी के लिखे हैं, बैंक निफ्टी का आज लिखे ही नहीं। क्या लिखूं? 5-5 10-10 लाख शेयर मुझ नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं उसकी। मतलब ही नहीं है। तो बैंक निफ्टी का पोर्ट कॉल रेशियो इररिलेवेंट है, लेकिन एक रिलेवेंस है इसकी। जी, हल्के हो गया बैंक निफ्टी, पोजीशन नहीं है तो बढ़ने की स्कोप है, राइट है ना। वीकली एक्सपायरी कल हो गई ना। आप एक चीज ध्यान में रखिए, कभी वीकली मंथली एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट डे जो होता है ना, अगर उसमें तेजी या मंदी का मूव बनना है तो उस इंडेक्स में ज्यादा बनेगा जिसकी एक्सपायरी एक दिन पहले ही हो। Right. क्योंकि एक्सपायरी के ठीक बाद आप हल्के नोट पे जाते हैं। कोई भी पोजीशन हो, तेजी का मंदी, पोजीशन तो खत्म हो गया, से आप नई पोजीशन कब बना सकते हैं? या तो आपका व्यू बहुत स्ट्रांग हो, या आप जगह खाली हो जी, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए, सही बात है ना। तो इसलिए बैंक निफ्टी आज Got बार बार बैंक, ऐसा मैं अंदाज से नहीं बोल रहा, पूरा सोच समझ के अंदर थॉट्स डेटा सब फीड करके, Analysis करके उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से निकल के आता है। एक्चुअल इंटेलिजेंस। बताएं सर फिर मौजूदा स्टॉप लॉसेस क्या? स्टॉप लॉस निफ्टी का रखिए दीप आप 18,925 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों,
और कल हमने 18,975 दिया था स्टॉप लॉस इंट्राडे। कल का लो कितना है मालूम है निफ्टी का? 18,973। और कल की क्लोजिंग 18,890। तो कल नए इंट्राडे ने 2 पॉइंट से आप स्टॉप लॉस फिगर नहीं मानेंगे। नहीं, कल बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस दिया था, क्लोजिंग मालूम है कितना दी? 42,700। कहाँ बंद हो? एग्जैक्ट 42,700 बिल्कुल। तो परफेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी ने कल भी पूरा परफेक्ट तरीके से स्टॉप लॉसेस अपने देखे हैं। तो आज भी 42,575 थोड़ा सा नीचे किया स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर, 18,925 निफ्टी पर। शॉर्ट साइड पे छोटा स्टॉप लॉस है 19,150। किसी को बड़ा रखना हो तो इंट्राडे का 19,250 आप रख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग 19,150 से रखेंगे। और पूछे क्यों? उसका रीजन ये कि 18,837 के लो बनाने के बाद हमने 19,140 की अब तक की बढ़िया क्लोजिंग दी। अगर आज 19,140 के ऊपर हम बंद होते हैं तो फिर निफ्टी आपका 19,350 तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में 200 पॉइंट की और जो अपसाइड बनेगी उसके लिए आपको शॉर्ट नहीं रहना। क्लियर है? और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ 43,050 का, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। सिंपल, ठीक है। खरीदा निफ्टी 18,925 के स्टॉप लॉस के साथ 19,050, 19,090 दो छोटे टारगेट हैं। इसके तो ऊपर ही खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? 19,125, 19,150 के आसपास। उसके बाद दो टारगेट और हैं, 19,225 और 19,275 के। ये आपके लिए निफ्टी पर। जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाए, बेचने के लिए रेंज ऊपर की दी है, ज़्यादा नज़दीक की है नहीं। और डीप वो है 19,150 के आसपास सोचना है, जरूरी नहीं कि वहीं बेच देना है। गैप से खुल के वहाँ आएंगे तो थोड़ा और बढ़ने दीजिए। जितना 19,225 के आसपास बेचेंगे उतना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। और बड़े गेंस के लिए बेचे भी मत। 19,300 का स्टॉप लॉस, टारगेट 19,100, 19,075, 19,050 तीन छोटे टारगेट हैं। 19,025, 19,000, 19,875 ये 975 तीन बड़े टारगेट। ठीक है, गॉट इट। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बताइए सर, यहाँ पर क्या करना है? आप तो कह रहे हैं थोड़ा अच्छा एक्शन आएगा। या तो छोटा स्टॉप लॉस करना है, कल के लो का 42,600 का रख लो, नहीं तो 42,550 50 पॉइंट के क्वेश्चन के साथ। और टारगेट भी बैंक निफ्टी के ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग टारगेट है, और बहुत बड़े भी। तबीयत खुश हो जाएगी आपको। 42,850 पहला, जो यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है। दूसरा सीधा 43,025, तीसरा 43,125, चौथा फिर गैप देखिए 43,350, 400 और 550 तक का रास्ता खोल रहा है बैंक निफ्टी आज और कल तक के लिए। ठीक है, लोग बेचना चाहते हैं, वैसे तो मन करता है 43,150 पे ही बेचना चाहिए। बहुत एग्रेसिव है तो वहाँ सोचे, अदरवाइज 43,350, 43,550 की रेंज में दो टुकड़ों में आपको बेचना है बैंक निफ्टी। 43,625 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। टारगेट जो बनेंगे 43,150, 43,050 दो छोटे टारगेट है। 42,850, 42,725 दो मीडियम टारगेट, 42,600 का फाइनल टारगेट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा एक्शन होगा बैंक्स पर, स्पेशली आज आपको रखनी है नजर। बैन में जीएनएफसी बना हुआ है, और कोई अपडेट है नहीं, ना कोई नया स्टॉक आया है, ना कोई नया स्टॉक बैन से बाहर गया है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के तो आप दे नहीं रहे हैं सर, निफ्टी के बता दीजिए। और साथ ही फंड्स का भी एक्शन थोड़ा। निफ्टी का 19,000 एकमात्र मेक और ब्रेक लेवल जहां बंद हुए, 70 लाख शेयरों के आसपास पुट और कॉल दोनों में हम 19,100 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। दीप आपको खुलना इसके आसपास है। मेरे को लग रहा है जो 150 पॉइंट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उसके मुकाबले में आप 101 पॉइंट के आसपास खुलेंगे, 110 पॉइंट के आसपास, 19,100 के आसपास। क्योंकि 19,100 के कॉल पर 1,40,00,000 शेयर, आज की एक्सपायरी 70 लाख शेयर है। तो मंदी करने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डिफेंड करने का ये आखिरी किला है उनका। और ये किला टूट गया तो गई भैंस पानी में। समझ गया, फिर नहीं बचा पाएंगे। फिर क्या होगा? 19,100 के ऊपर टेगा, सीधा 19,150 आएगा 50 पॉइंट। और 19,150 आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है? 3 दिन पहले जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली इस रिकवरी की 19,140 है। शॉर्ट काटने पड़ेंगे, आप लोग मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्ट काटने का। इसलिए 19,100 एकमात्र लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के तो बता ही चुका हूँ, लिखे ही नहीं, नॉट वर्थ डिस्कस बस। ठीक है, चलिए ये है सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के। आइए फिर बात करनी है नतीजों पर, और साथ ही अनिल जी भी कुछ स्टॉक ऑफ द डे भी आपको देने वाले हैं। पहले आज स्टॉक ऑफ द डे ले लेते हैं अनिल जी से, फिर कुछ नतीजों की भी बात करेंगे। और नतीजों के बाद मैच डे है आज। हाँ, प्लेयर ऑफ द डे, प्लेयर ऑफ द डे आना चाहिए है, बिल्कुल है। चलिए प्लेयर ऑफ द डे भी मिलेगा। पहले स्टॉक ऑफ द डे गोदरेज कंज्यूमर्स, वाव नंबर है, बहुत ही बढ़िया मुझे लगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट नंबर्स गोदरेज कंज्यूमर्स के हैं जी। नहीं तो वैसे तो नंबर्स ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी को, लेकिन पहली चीज़ तो ये मैं लेवल्स पहले दे दूँ। 962 फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, 962 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है गोदरेज में, और टारगेट 988, 999 और 1010।
ये 3 टारगेट के लिए आपको गोदरेज में करनी है खरीदारी। मार्जिन शानदार 19.5%। वैसे अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी, लेकिन इतने अच्छे आएंगे ये सोचा नहीं था। दूसरा, जो ग्रोथ आई है दीप, ऑल सेगमेंट सारे के सारे, ऐसा नहीं एक आध सेगमेंट चल रहा और बाकी नहीं चल रहा। तीसरी चीज़, मैनेजमेंट 2024 का वित्त वर्ष का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा, ये कॉन्फिडेंस उनका साफ दिख रहा है। फ्यूचर ग्रोथ भी दिख रही है और फ्यूचर में मार्जिन और बढ़ सकते हैं, ये भी संकेत है। मतलब आप लेंस लेके भी ढूंढेंगे ना, कुछ खराब निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इंडिया ग्रोथ 10% है, ऑर्गेनिक ग्रोथ 6%। कमाल की ग्रोथ आई है और मज़ेदार है दीप। मतलब अच्छा, स्टॉक बढ़ा हुआ भी नहीं है, तो आई थिंक थोड़ी तेज़ी हो सकती है यहाँ पर। स्कोप पूरा है। 5 दिन में फ्लैट रहा है, कल 2% घटा है, तो आई थिंक आज बढ़िया कमाल करेगा गोदरेज कंज्यूमर। दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट का है दीप, और वो है जेके टायर। टायर स्पेस से नंबर्स वैसे सबके अच्छे आ रहे हैं, इसलिए इनके भी अच्छे हैं। कामकाजी मुनाफा 2 गुना हो गया, मुनाफा 5 गुना हो गया। लेकिन मुझे जिस वजह से पसंद आया है वो डेट रिडक्शन है। कैश फ्लो से इन्होंने 500 करोड़ का डेट रिड्यूस करके 4000 करोड़ के आसपास लेके आए, ये एक अच्छी बात है। तो C8 वगैरह के बाद में ये भी एक अच्छे नंबर। तो ये 2 स्टॉक हैं जहाँ पर आपको आज खरीदारी करने की राय है। चलिए, तो एक FMCG और एक टायर स्टॉक यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। थोड़े नतीजों की भी बात की जाए LG की तरफ से, रिजल्ट रिव्यू। बताएं सर, यहाँ पर क्या कुछ खास दिखा? हीरो मोटो को मोस्टली नतीजे इनलाइन है, उम्मीद के मुताबिक है। सारे ऑटो स्टॉक्स चाहे मारुति देख लें और 2 व्हीलर्स में आप बजाज ऑटो देख लें, अच्छे नंबर से आए, इनके भी अच्छे हैं। मार्जिन थोड़े से उम्मीद से बेहतर आए, 20 बेसिस पॉइंट 14.1% के आसपास के मार्जिन है, वो ठीक है। तो नंबर्स ऐसे हैं जो हल्का सा और बढ़ सकता है, लेकिन स्टॉक चूंकि ऑलरेडी मजबूती है इसलिए मैंने इसको बाय कॉल के तौर पर नहीं दिया है। फिर भी मुझे लगता है कि जो सपोर्ट लेवल है वो 3000 के आसपास है हीरो का। 3155, 3220, ये 2 ऊपर के लेवल है जिस पर आपको ध्यान रखना है। ब्रिटानिया, इस पर नजर रखिए, आज डार्क हॉर्स हो सकता है। इसके नंबर्स को देख के कोई बात नहीं कर रहा है कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और उसकी वजह ये है कि वैसे आप देखें तो ब्रिटानिया के मामले में ऐसा कि रेवेन्यू ग्रोथ और वॉल्यूम थोड़े से मिस आए। 3-4% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी, वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट है। मार्जिन भी 25-50 करोड़, रेवेन्यू भी 25-50 करोड़ कमाया। लेकिन मुझे जो सरप्राइज लग रहा है वो मार्जिन्स में लग रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ भले कम, लेकिन मार्जिन्स इस तरह से लगभग 20% के आसपास ब्रिटानिया पहुंचा है, और स्टॉक में शॉर्ट है लोग। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का बढ़िया कैंडिडेट बन सकता है। तो सुबह सुबह आप एक नज़र रखें कि क्या शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। और देखो, कल फ्लैट बंद हुआ है, 5 दिन में 3% घटा है, 3 महीने में पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट में 9% घटा हुआ है। इस स्टॉक, ये अंडर ओन्ड स्टॉक है, शॉर्ट है, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, 4375 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 50 रुपये की रिस्क है। 4400 से 4530, ये 2 लेवल है। मुझे लगता है ब्रिटानिया कमाल करने की कोशिश कर सकता है। अगर मतलब आज का मेरा डार्क हॉर्स ब्रिटानिया है, आज का डार्क हॉर्स। एक शॉर्ट तो फिर अब आएगा प्लेयर ऑफ द डे में। 2 रिजल्ट और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, कैश के हैं। पहला है सिरमा SGS। दीप, इस स्टॉक की बारे में बहुत बात हुई, हाल ही की लिस्टिंग है, बहुत लोग इस पर बुलिश भी है, लेकिन जो मार्जिन आए हैं गट के, पैथेटिक है। मतलब ये कंपनी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने मार्जिन खराब क्यों आए। तो आज ये स्टॉक, चूंकि कैश का इसलिए शॉर्ट कॉल तो होता नहीं है। दूसरा KC इंटरनेशनल है, जो उन बुक्स में नंबर्स आपको बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ जो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ के आई है वो चिंता की बात है। तो KC इंटरनेशनल भी ऐसे ऑर्डर बुक वगैरह सब कुछ हर एक लिहाज से, तो कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, आप ऑन द फेस ऑफ इट बहुत तेजी करने के मूड में आते हैं। तो KC और सिरमा SGS 2 कैश के स्टॉक से थोड़ा सावधान रहिए। ओके, तो थोड़े कैश के स्टॉक्स में सावधान रहिए, बट हीरो मोटो, ब्रिटानिया दोनों के बढ़िया नंबर्स आए हैं। स्टॉक ऑफ द डे में कुछ नतीजे की बात की, बट आज का जो डार्क हॉर्स हो सकता है ये जानते हैं, और वो है आज की एक खास प्लेयर ऑफ द डे पिक। बताएं सर, प्लेयर ऑफ द डे आज का तो मैच भी सेलिब्रेट करना है। हाँ, आजकल तो फॉर्म में बुमराह, शमी और हमारे स्पिनर्स ही हैं, तो आज प्लेयर ऑफ डे में भी शॉर्ट कॉल है। टाटा स्टील, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय, 118 का स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट है दीप, 112, 109, 107। आज का एक्सीडेंट यही हो सकता है बड़ा, और ये तो हो गई 4-5% तो नीचे ही खुलना चाहिए, इसलिए मैंने टारगेट भी काफ़ी बड़े दिए।
नंबर पैथेटिक है। कल JSPL ने एक्सीडेंट दिया, आज टाटा स्टील हो सकता है JSW स्टील को भी नीचे खींच कर ले जाए, तो नंबर्स में कहीं कोई अच्छी चीज़ें हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि घाटे, मुनाफे से घाटे में जो आई है 6100 करोड़ का जो घाटा किया है, अब उसमें एडजस्टमेंट बहुत है एडजस्टमेंट मैं भी मानता हूँ, लेकिन घाटा तो घाटा है। मतलब इतने एडजस्टमेंट भी क्या है कि आपकी मतलब 1500 करोड़ का प्रॉफिट 6200 करोड़ के लॉस में बदल जाए, तो और कहीं कोई आगे उम्मीद है नहीं अच्छी। तो आई थिंक टाटा स्टील आज गड़बड़ है मामला, आज गड़बड़ होने वाला है। चलिए, टाटा स्टील यहाँ पर बट आप मैच की बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ खास होने वाला है सर? खास यही 8:30 बजे बताने वाले? खास यही दीप कि आज मैं भी जा रहा हूँ, आज जा रहे हैं मैच के लिए? अरे वाह, बिल्कुल। लेकिन चिंता मत करिए, शो करने के बाद में थोड़ी पहले बैटिंग छूट जाएगी, नहीं पहले मतलब पहले का छूटेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैं चाहता ही हूँ कि इंडिया की बैटिंग बाद में आए, उसके 2 रीज़न है। एक तो मुझे देखने को मिले बैटिंग और दूसरा ये कि हम चेस करने में ज़्यादा, मतलब ऐसे तो हमने 230 बना के अगर इंग्लैंड को 100 रन से हराया था तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये तो किसी भी चेस से बेटर परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी हमारी आदत वो है कि चेस करने में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है। तो मेरा सवाल आज का यही है कि आप क्या चाहते हैं, इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बाद में? जरा आपके अपने जवाब मुझे भेजिए, और अगर आप भी मैच में जा रहे हैं तो बताइए, मिल सकते हैं हम कहीं कहीं। सचिन तेंदुलकर स्टैंड में? हाँ, मैं उसी में हूँ। वहीं पर? हाँ, उसी में हूँ। अच्छा, आपने लोकेशन सीट नंबर भी बता दूं? नहीं, मुझे लगा स्टैच्यू भी अनवील हुआ है। नहीं, सचिन तेंदुलकर स्टैंड में हूँ, मजा भी आता है, व्यू वहाँ से बढ़िया। वहीं से मैं देखूंगा मैच। हाँ, चलिए, बढ़िया सर। तो बिल्कुल आप में से जो भी आ रहे हो, और मैं ये जो अभी आपने फोटो दें, इसी टी शर्ट में जा रहा हूँ, इसी टी शर्ट में फॉर ए चेंज। आज मैं एक्चुअली वो ब्लू टी शर्ट लाने ही भूल गया। तो वैसे तो वहाँ पे वैसे श्रीलंका भी ब्लू है। श्रीलंका भी ब्लू है, ठीक है, फिर तो हमारे रेडी, फिर अच्छा हुआ रेडी चूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अनिल जी भी होंगे स्टेडियम में, आप भी अगर जा रहे हैं तो मिलिए उनसे, और आप भी बताइए मैच के पर आपका क्या व्यू है और क्या आप मिलने वाले हैं अनिल जी से। चलिए, हमारी टीम भी है तैयार बताने के लिए आपको आज की खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। नुपुर, अरमान और आशीष स्टूडियो में है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन है, तो आज निफ्टी से टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइज के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे फोकस रखना है। एफएनओ से बर्जर पेंट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कंटेनर, कॉपर, डाबर इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज के आज नतीजे आने वाले, साथ ही साथ गुजरात गैस और IEX के भी आएंगे नतीजे। कैश में काफ़ी सारे, जैसे कि दीपक फर्टिलाइजर, IRFC, साथ ही साथ कर्नाटका बैंक, तो इन स्टॉक्स पर भरपूर एक्शन रहने वाला है नतीजों के दम पर। एक स्टेट है HUL की 18 रुपये का एडजस्टमेंट आज आपको होते हुए दिखेगा। टेक महिंद्रा में 12 रुपये का इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट आज आपको हो सकता है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और कोफोर्ज में भी 19 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। IPO के लिहाज से सेलो वर्ल्ड IPO फाइनल अपडेट बता देती हूँ, करीबन 41 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा है। रिटेल में 3.2x का सब्सक्रिप्शन आया है, और QIB में देखेंगे तो करीबन 122 गुना ये IPO बढ़ता हुआ नजर आया। होनासा का IPO आज दूसरा दिन का अपडेट बता देती हूँ, आज बंद होने वाला है। अब तक देखेंगे तो 70% से सब्सक्रिप्शन हुआ है। QIB में 1 गुना बढ़ा है, एम्प्लॉय भी देखे तो 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए नजर आया। रिजल्ट्स में LIC हाउसिंग फाइनेंस NII देखें तो 80% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मुनाफा भी देखेंगे तो आपको 3 गुना से ज़्यादा इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। ग्रॉस NPA, नेट NPA में आपको सुधार दिखेगा, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिक्वेंशली गिर कर आते हुए दिखे, हालांकि अनुमान से बेटर आपको 3.04% के आसपास आते हुए दिखे। फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीबन 18% से बढ़कर आती हुई दिखी है। अदर इनकम में 14% की ग्रोथ है, मार्जिन 10% से बढ़कर 13% के पहुंच गए, तो फिनो पेमेंट्स भी आज फोकस में रहने वाला है। कंसाई नेरोरेक पे रखनी है नज़र, क्योंकि कंपनी की आय देखें तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे ऑपरेशनली आपको स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आते हुए दिखेगा। कंपनी की कामकाजी मुनाफे की जो ग्रोथ है वो 37% की, और मार्जिन भी 10% से बढ़ के 14% के पहुंच गए। सिरमा SGS पे रखनी है नज़र, जैसे कि अभी डिस्कशन चल ही रहा था, मार्जिन में इम्पैक्ट दिखा है। कामकाजी लेवल पे सिर्फ 4% की ग्रोथ है, और मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट से गिर कर इस क्वार्टर में 6.5% के आसपास आते हुए दिखे, तो ये सब स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पर तो नतीजों का रिएक्शन आपको आने वाला है। अरमान, आप बताएं आप कौन से नतीजे और खबरें लेकर आए? जी, नतीजों में सबसे पहले KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको दिखे नतीजे, आय लगभग 11% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 4.4% से इंप्रूव होकर मार्जिन 6.1% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, लगभग 1% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है।
थॉमस कुक यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 51% के आसपास बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 2.5 टाइम्स होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 3.4% से इंप्रूव होकर 5.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो पहले सिर्फ 82 लाख का था, वो इस बार 47 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। हालांकि अदर इनकम 13 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ पर आती हुई दिखी है। जीएमडीसी आय लगभग 30% के आसपास गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में बड़ी गिरावट है, 32% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 13% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी देखिए 50% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। नेटवेब टेक यहाँ पर आय लगभग दोगुनी होती हुई दिखी है, पर मार्जिन्स जो है वहां पर गिरावट है, 18.5% से गिरकर 13.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एबन ऑफशोर यहाँ पर अगर आप देखें, जो उनका आय लगभग 33% गिर कर आई है। कामकाजी घाटा जो पहले 15 करोड़ का था, वो अब बढ़कर लगभग कामकाजी घाटा 40 करोड़ का होता हुआ दिखा है। ऑटो नंबर्स के हिसाब से आयशर मोटर्स में जो अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप देखें जो लगभग 3% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी आरी में, जो कि अगर आप अनुमान था उससे कंपैरेटिवली कमी है। खबरों में गेल बीपीसीएल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 63,000 करोड़ की प्रोपेन सप्लाई के लिए बीपीसीएल के साथ करार किया है। गेल के उसार के पेट्रोकेमिकल प्लांट में बीपीसीएल 15 साल के लिए प्रोपेन सप्लाई करेगा। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ने एनएचएआई के साथ कंसेशन एग्रीमेंट किया है और जो बिड प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लगभग 1227 करोड़ के आसपास की है। एसीसी कंपनी को आईटी डिपार्टमेंट से 102 करोड़ का असेसमेंट ऑर्डर मिला है और ये अगर आप बात करें FY 19-20 के कुछ जो डिसअलाउंसेज हैं उसके लिए असेसमेंट ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में बल्ड डील्स में अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स, यहाँ पर जो पब्लिक शेयर होल्डर डेल्टा कॉर्प है, उन्होंने 2.5 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं और उनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें 28.8% से कम होकर 27.7% हो गई। ओके, ये है आपके लिए सारी खबरें, आज के नतीजे, ब्रोकरेज, ढेरों रिपोर्ट्स हैं। जानते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो निफ्टी पर टॉप रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से करते हैं शुरुआत। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3092 का भाव, 2521 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया और मान रहे कि जो ग्रॉस मार्जिन है ये अनुमान से बेहतर देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा अनुमान के मुताबिक है। जेफरीज का मानना है कि ये बेटा ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। खरीदारी की राय दी है, 3500 का टारगेट दिया है और मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3180 रुपये के लक्ष्य के लिए। ब्रिटानिया स्टॉक में भी आज खास एक्शन देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 5013 रुपये के लक्ष्य के लिए। साथ में अगर आप देखें तो नोमेरा ने खरीदारी की राय दी है, 5500 रुपये का टारगेट दिया है और ये मान रहे कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो अनुमान जो था 3-4% का, उसके मुकाबले फ्लैटिश देखने को मिली। हालांकि कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। ब्रिटानिया पर मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4350 के लक्ष्य के लिए। टाटा स्टील पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 117 रुपये का भाव, 115 का टारगेट और मान रहे कि यूरोप में अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कमजोर साइड पर देखने को मिला है। हालांकि एक और पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि स्टैंडअलोन आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो एबिटा प्रति टन है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि 6900 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है इसके चलते भारी भरकम घाटा आपको यहाँ पर देखने को मिला है। सन फार्मा सीएलए से खरीदारी किराए दे रहे, 1340 रुपये का टारगेट दिया है, 1140 से बढ़ाकर इन्होंने 1340 का टारगेट दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य 1260 से घटाकर 1240 रुपये कर दिया, 1310 का टारगेट दिया जेफरीज ने और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1380 रुपये के लक्ष्य के लिए। टारगेट प्राइस में इन्होंने भी इंक्रीज किया है और ये मान रहे हैं कि भारत में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखें तो प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला, लेकिन यूएस में जो बिक्री है वो थोड़ी सी म्यूटेड साइड पर आपको देखने को मिली। लेकिन ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन के लिहाज से तिमाही काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट सिटी ने तो अगर आप देखें तो ईपीएस के अनुमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी की है। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखनी है। रिपोर्ट ढेर सारी है। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 550 से बढ़ाकर 575 कर दिया, 457 का भाव चल रहा है। सिटी भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 490 से रिवाइज करके 535 कर दिए। कह रहे कि AUM ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी म्यूटेड तिमाही देखने को मिली, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट के लिहाज से देखें, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी NBFC का जो है कामकाजी मुनाफा है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है।
लेकिन ये लोन ग्रोथ जो म्यूटेड है इसको लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे 550 रुपये के लक्ष्य के लिए। GCPL यहाँ पर खास नजर रखिएगा। CLS बिकवाली की राय दे रहे 930 का टारगेट है, लेकिन जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है 1220 का टारगेट दिया, और HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। 975 रुपये का भाव चल रहा है। और ब्रोकरेज हाउस का मानना ये है कि स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ जो 4% की आई है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। IGL मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 381 का भाव, 432 का टारगेट, लेकिन कमेंट्री अच्छी नहीं है। ये मान रहे पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो पहला फर्स्ट हाफ ऐसा है कि काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट सिर्फ एक कोविड को हटा दें तो सबसे कम फर्स्ट हाफ में आपको प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सिटी ने खरीदारी की राय दी है 560 के टारगेट के लिए। अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 407 रुपये का भाव है, 390 रुपये का टारगेट है। और मान रहे कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों आधार पर अगर आप देखें तो जो कामकाजी प्रदर्शन है इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिला है। सिटी ने खरीदारी की राय दी और जो लक्ष्य है वो 535 से घटाकर 500 रुपये कर दिया है। कंसाइन एरोलैक मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 246 के टारगेट के लिए। किया इंडस्ट्रीज पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 2875 से बढ़ाकर 3150 कर दिया है, लेकिन HSBC थोड़े से और बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ 3200 रुपये का टारगेट दिया है, 2470 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स, इन पर रहेगा भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे, और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। आज है मैच डे, और मैच के दिन आपको मिलता है प्लेयर ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर, आज आपका प्लेयर ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ। एक है बिकवाली का काउंटर है इंडिया सीमेंट सेक्टर के अंदर देखें तो सेलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट के अंदर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट ने ब्रेकडाउन 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, 200 रुपीज के अराउंड चल रहा है। थोड़ा सा 2-3 रुपए का पुल बैक आया तो बेचे। 213 213 का लगाना है स्टॉप लॉस, 180 से नीचे के लक्ष्य के लिए। इंडिया सीमेंट पे बिकवाली की राय है, और एक काउंटर है CMS इन्फो सिस्टम, 375 के अराउंड चल रहा है। इसमें निवेश की राय है, इसमें थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें। 345 345 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे टारगेट्स यहाँ से 2 से 3 साल के 1000 रुपीज के हैं, तो 345 के स्टॉप लॉस से खरीदें, और जब ऊपर चले तो अपने मुनाफे के हाजमे के अनुसार प्रॉफिट बुक करें। शॉर्ट टर्म टारगेट में तो दीजिए, 1000 तो बहुत दूर के टारगेट हैं। अनिल जी, शॉर्ट टर्म टारगेट 440 450। ओके, 450 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। CMS इन्फो सिस्टम, 345 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये आपके लिए राय आती है। आइए सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर आपका प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज तो बाजार में एक दमदार तेजी होने वाली है, और वो फील्ड पे भी आज रहना चाहिए, हम अच्छे से धोना चाहिए श्रीलंका को। कल US में जो कमेंट्री आई फेड चेयरमैन जेरोम पॉल की, और प्लस जो उन्होंने इंडिकेशंस दिए कि जो एक तो रेट हाइक पे पॉज किया सेकंड टाइम इन अ रो, और दिसंबर में भी रेट हाइक नहीं करेंगे, और आगे ठीक लग रहा है। और बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स वीक हुआ, तो उसका फायदा पूरा देखने को मिलेगा। तो अनिल जी, आज बाजार अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे आज वो मेरा प्लेयर ऑफ द डे है, वो एक कल बाजार बंद होने के बाद एक नतीजे ब्लॉकबस्टर नतीजे थे। स्टॉक का नाम है JK टायर, जो कल 308 पे बंद हुआ है। इस पे आज के लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छा। और जो कल नतीजे आए, जो तोड़फोड़ नतीजे आए, 248 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया पिछले साल के 49 करोड़ के पैट के सामने। या अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 158 करोड़ के सामने 248 करोड़ का पैट। और फिर क्रूड में भी जो गिरावट आई है उसका भी फायदा टायर स्टॉक्स में होता है, तो इसमें आज खरीदारी करने की सलाह है। और आज के इसके टारगेट है 325 के, स्टॉप लॉस रखना 300 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए 325 के टारगेट के JK टायर में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, देखिए खरीदारी की राय है, और कल जिस तरह की तेजी हम रियल एस्टेट शेयर्स में देख रहे थे, DLF पर जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ, बड़ी तेजी बनी। मेरी खरीदारी की राय है ओबराय रियल्टी पर, जिस पर भी हमने कल एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर देखा।
तो मुझे लगता है कि आज भी यहाँ पर तेजी कायम रहेगी। ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी की राय है। 1165 के आसपास स्टॉक बंद हुआ है। एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 1150 1150 पर रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 1200 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1225 रुपए का। ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है राय आपके लिए ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करने की। आइए सेठी साहब ने अपना प्लेयर ऑफ द डे तो बताई दिया, जेके टायर कैश का, लेकिन फ्यूचर्स में सेठी साहब का फोकस कहाँ है, जरा वो भी जान दे। बताएं सर आज की आपकी फ्यूचर पिक्स। बिल्कुल अनिल जी, आज जिस हिसाब से बाजार खुल रहे हैं और जो तेजी है, मुझे लगता है इसको लीड करेंगे दो हेवी वेट्स। तो उन दोनों में तो पहले खरीदारी करने की सलाह है। पहला है HDFC बैंक, जो कल 1474 पे बंद हुआ है। इसके आज के टारगेट है 1495, स्टॉप लॉस है 1465। और दूसरा बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी खरीदारी करने की सलाह है। 2297 पे बंद हुआ है। 2335 के आज के टारगेट, 2280 का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा दो और स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। इन दोनों दिग्गज के बाद जो तीसरा स्टॉक है वो खरीदारी करने की सलाह रहेगी दिग्गज फार्मा स्टॉक सन फार्मा में, जो कल 1116 पे बंद हुआ है। ये सब कैश के लेवल्स है, फ्यूचर्स के निवेशक अपने आप निकाल सकते हैं। 1150 का इसका टारगेट रहेगा, 1100 रुपए का स्टॉप लॉस। और फाइनली बैंक्स, मतलब HDFC बैंक तो दिग्गज बैंक में, PSU बैंक को भी मैंने पिक किया है, पंजाब नेशनल बैंक, PNB के मुझे लगता है आज ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। 76 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है, 71 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं और कुछ बैंक्स सेठी साहब के भी रेडार पर हैं। दिग्गज HDFC बैंक के अलावा PNB पसंद है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पसंद आ रहा है, और सन फार्मा यहाँ पर कल आपने बढ़िया तेजी देखी थी, ये भी सेठी साहब के रेडार पर है। तो कुछ अच्छा एक्शन आज बाजार में दिख सकता है आपको। कुछ और स्टॉक्स पर भी करते हैं फोकस, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिखने वाली है। आज एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कैश मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। सेठी साहब, आपसे एक बार राय लेना चाहूंगा। नेरोलैक, कंसाई नेरोलैक, इसके नंबर्स आए थे, कच्चे तेल के दाम भी गिर रहे हैं। बर्जर पेंट्स के आज नंबर्स आने वाले हैं। हालांकि हमने देखा एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद काफी कमजोर रहा। यहाँ पर क्या मूव आनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो इनके अच्छे आए हैं। नहीं, देखिए दीपांशु, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और पेंट सेक्टर वैसे अच्छा लगता है। एशियन पेंट्स हालांकि वीक हुआ, बट मुझे लगता है ये जो स्टॉक्स है ये भी अच्छा करेंगे और इसके नतीजे अच्छे आए कंसाई नेरोलैक के, मुझे लगता है। और प्लस आज ये जो थोड़ी देर पहले मैं जेके टायर के संदर्भ में भी कह रहा था कि जो क्रूड के प्राइसेस में गिरावट आई है उसका फायदा टायर स्टॉक्स को भी होता है, पेंट स्टॉक्स को भी होता है। इनका मेजर रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल है, तो उस लिहाज से भी पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी दिवाली के आसपास आमतौर पे ये स्टॉक्स अच्छा करते हो, तो आज जब बाजार में अब सेंटिमेंट सुधरने लगे हैं, मुझे लगता है ये जो पेंट स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो कंसाई नेरोलैक करंट लेवल्स पे होल्ड तो करना ही है और बाकी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, रडार पे रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कंसाई नेरोलैक गिरावट में खरीदारी की राय इस पर बन रही है। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे थोड़े मिले जुले हैं। वैसे ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी सुधर कर आई है, बट निम्स इनके थोड़े कमजोर हुए हैं। कुणाल जी, एक बार चार्ट्स पर जरा बताइए LIC हाउसिंग फाइनेंस सर। देखिए चार्ट बहुत मजबूत है दीपांशु, मुझे चार्ट अच्छा लगता है। जिस तरह का ट्रैक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, मुझे लगता है स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। मुझे लगता है कि एक 480-85 के आसपास पहला हर्डल है, उन लेवल्स तक स्टॉक जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है ओवरनाइट जो होल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है होल्ड करें। 485-490 के लेवल्स स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। मूव आपको आती हुई दिख सकती है फिनो पेमेंट्स बैंक पर भी, यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं। बंसी जी, कैश मार्केट का फिनो पेमेंट बैंक जरा देखें, इसके चार्ट्स बताएं क्या मूवमेंट आ सकता है। आज नंबर्स अच्छे थे इसके। जी दीपांशु, टेक्निकल चार्ट देखें तो कल के सत्र में बढ़ा भी है स्टॉक और यहाँ पर 303 का एक लेवल भी स्टॉक ने क्रैक करा है। तो जिनके पास है दीपांशु, 300 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें और ऊपर में 314, 315 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। कल भी इन्हीं लेवल से नीचे घूमा था। एक बार 314, 315 के लेवल्स टूटेंगे ऊपर की तरफ, तब एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो जो भी इस काउंटर में ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स को मद्देनजर रखें। ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिखेगी। आइए और भी स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस।